हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं मुकेश सर इतिहास कृष्णा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसा नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसके बारे में सभी पढ़ चुके हैं और पढ़े हुए को वापस रिवाइज करना भी आवश्यक है। आज मैं मध्यकालीन भारत के अंतर्गत सल्तनत काल एवं मुगल काल में से मुगल काल पढ़ाने जा रहा हूँ। मुगल काल मुगल काल, देखिए मुगल कौन थे, कहाँ से आए, क्या था इनका पर्पज आने का, क्यों आए, कैसे आए, कहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये मुगल शब्द हैं, इस मुगल शब्द की उत्पत्ति मंगोल शब्द से हुई है। मंगोल, यह अर्थात अपन ये भी कह सकते हैं कि ये जो मुगल शब्द हैं यह मंगोल शब्द का अपभ्रंश शब्द है, इसका अपभ्रंश शब्द है जिससे मुगल की उत्पत्ति हुई है। शाब्दिक अर्थ पर अगर अपन देखें तो मुगल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, वह होता है बहादुर। क्या होता है? बहादुर। मुगल मंगोल शब्द का अपभ्रंश है, मुगल का शाब्दिक अर्थ होता है बहादुर। मुगल थे, इनमें सबसे बड़ा नाम आता है बाबर का। किसका आता है? बाबर का। बाबर के बारे में आज का अपना टोटल जो वीडियो रहेगा वो बाबर के ऊपर ही कंसंट्रेट होकर चलेंगे अपन। बाबर के समय क्या क्या हुआ, क्या क्या चेंजेज हुए, क्या नया हुआ, कितने युद्ध हुए, क्या हुआ बाबर के समय, ये सारा डिस्कस आज अपन इस वीडियो में करेंगे। समझना आप, बाबर का पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का जो जन्म है, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को एक जगह है फरगना। कौन सी जगह है? फरगना। इस जगह पर बाबर का जन्म होता है। फरगना के पास में एक स्थान है जिसका नाम है आंधीजान, जो कि ट्रांस आसियाना के आसपास है। यहाँ 14 फरवरी 1483 को फरगना के आंधीजान में बाबर का जन्म होता है। बाबर के जो पिता हैं, बाबर के फादर हैं या पिता हैं, उनका नाम होता है उमर शेख मिर्ज़ा। ये उमर शेख मिर्ज़ा थे जो फरगना रियासत थी वहाँ के जागीरदार थे या जमींदार थे। आफ्टर देन बाबर की जो माता जी थी या मदर थे, उनका नाम था कुतलू गनी गार खातून। आफ्टर देन बाबर की जो दादी थी, ग्रैंड मदर, उनका नाम था एहसान बानो बेगम। एहसान बानो बेगम। समझना थोड़ा सा आप, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना के आंधीजान में होता है। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा तथा माता का नाम कुतलू गनीगार खातून होता है तथा दादी का नाम, ग्रैंड मदर का नाम एहसान बानो बेगम होता है। अब जो ये बाबर के जो पिता थे, इन पिता का कहा जाता है कि बाबर के पिता तैमूर के 5वें वंशज थे। कौन से नंबर के वंशज थे? 5वें वंशज थे। आफ्टर देन बाबर की मदर को लेकर कहा जाता है कि बाबर की जो माँ थी वह चंगेज खां की 14वीं वंशज थी। 14वीं वंशज थी। उमर शेख मिर्ज़ा तैमूर के 5वें वंशज थे। आफ्टर देन कुतलू गनीगार खातून थी, वह चंगेज खां की 14वीं वंशज थे। इस प्रकार से इस बाबर में दो बड़ी शक्तियों का
ब्लड दौड़ रहा था, खून दौड़ रहा था। आफ्टर देन ऐसा भी कहा जाता है कि मात्र 11 वर्ष की आयु में, ऐसा कहा जाता है कि मात्र 11 वर्ष की आयु में, मात्र 11 वर्ष की आयु में बाबर जून 1494, जून 1494 को 11 वर्ष की आयु में अपनी दादी एहसान बानो बेगम, एहसान बानो बेगम की सहायता से फरगना का शासक बनता है। कहाँ का शासक बनता है? फरगना का शासक बनता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, बाबर मात्र 11 वर्ष की आयु में जून 1494 बाबर का जन्म होता है 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन, 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म होता है। आफ्टर देन जून 1494 में बाबर 11 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बनता है अपनी दादी एहसान बानो बेगम के सहयोग से। आफ्टर देन यहाँ पे एक फैक्ट आप राजस्थान इतिहास को लेकर ध्यान रखना, मात्र 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान थर्ड भी मात्र 11 वर्ष की आयु में शासक बने थे। बाबर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि बाबर एक ऐसा महान योद्धा था जिसमें दो बड़े महान वंशों का ब्लड दौड़ रहा था। अब बाबर जैसे ही शासक बनता है तो फरगना की छोटी रियासत थी, छोटे साम्राज्य से बाबर संतुष्ट नहीं था। फरगना के पास में एक जगह पड़ती है समरकंद। कौन सा कंद? समरकंद। फरगना के पास में है समरकंद, और कहा जाता है कि ये जो समरकंद था यह तैमूर, जैसे मैंने बताया कि बाबर पितृपक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था। यह जो समरकंद था, यह समरकंद इस तैमूर की कर्मस्थली था। बाबर शासक बनने के पश्चात फरगना से समरकंद को जीतने के लिए 1496 में फर्स्ट अटैक करता है। उस समय इस समरकंद पर जो शासक होता है वह होता है अहमद मिर्जा। कौन सा मिर्जा? अहमद मिर्जा समरकंद का शासक होता है, और कहा जाता है कि ये अहमद मिर्जा था वह बाबर का चाचा था। किसका चाचा था? बाबर का चाचा था। भतीजे के द्वारा अपने चाचा पर आक्रमण किया गया। जब आक्रमण होता है तो इस आक्रमण के अंतर्गत जो विनिंग पावर होता है वह अहमद मिर्जा के पास होता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, 1496 में बाबर द्वारा फरगना से समरकंद पर आक्रमण किया जाता है। इस आक्रमण के दरमियान बाबर अहमद मिर्जा अपने चाचा से हार जाता है, और इस प्रथम आक्रमण के दरमियान जो विनिंग पावर होता है वह अहमद मिर्जा के पास होता है। आफ्टर देन सेकेंड अटैक बाबर करता है 1497 में। 1497 में सेकेंड अटैक करता है समरकंद पर। बाबर समरकंद को क्यों जीतना चाहता था? क्योंकि समरकंद था जो तैमूर की कर्मस्थली या जन्मस्थली भी कहा जाता है। आफ्टर देन 1497 में बाबर वापस सेकेंड टाइम दूसरी बार समरकंद पर आक्रमण करता है। इस समय अहमद मिर्जा होता है, इसको पराजित कर देता है बाबर, तथा अब जो विनिंग पावर होता है वह बाबर के पास होता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, 1497 में सेकंड अटैक होता है बाबर के द्वारा समरकंद पर। इस अटैक के दरमियान बाबर होता है वह अहमद मिर्जा को पराजित कर देता है, और इस सेकंड अटैक में विनिंग पावर होती है, वो जीत होती है वो बाबर की होती है, जबकि फर्स्ट अटैक में जो जीत होती है वो अहमद मिर्जा की होती है। अब बाबर के पास में दो बड़े राज्य हो गए, एक हो गया फरगना और एक हो गया समरकंद। अब बाबर के पास में दो बड़े साम्राज्य हो गए, एक फरगना वाला एक समरकंद वाला। अब देखना, बाबर होता है वह
बाबर समरकंद से फरगना दोनों का शासन मेंटेन करता है, राजगद्दी होती है, वो समरकंद लेकर चला जाता है। अब कहा जाता है कि जो ये फरगना था, इस फरगना में बाबर का एक चचेरा भाई था जिसका नाम था जहांगीर मिर्जा। जब 1497 में बाबर अहमद मिर्जा को पराजित करके समरकंद पर अधिकार कर लेता है, तब अपना शासन समरकंद से कंटिन्यू करता है। उसी दरमियान फरगना में बाबर के चचेरे भाई फरगना में विद्रोह कर देता है। विद्रोह करके फरगना का जो साम्राज्य होता है वो बाबर से जीत लेता है जहांगीर मिर्जा। जैसे ही इस बात का पता बाबर को चलता है, बाबर समरकंद छोड़ के फरगना की ओर आता है। इसी दरमियान इस समरकंद पर एक उज़्बेक नेता होता है, उज़्बेक नेता सेवानी खां द्वारा इस समरकंद पर अधिकार कर लिया जाता है। वापस रिपीट कर रहा हूं, समरकंद विजय होने के पश्चात बाबर समरकंद से अपना शासन कंटिन्यू करता है। इसी दरमियान फरगना में बाबर के चचेरे भाई जहांगीर मिर्जा द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है बाबर के खिलाफ। तत्पश्चात बाबर विद्रोह दबाने के लिए समरकंद से फरगना जाता है। इसी दरमियान समरकंद पर उज़्बेक नेता सेवानी खां होता है, वह अपना अधिकार जमा लेता है। अब ये सिचुएशन ऐसी हो गई 1497 से लेकर 1500 1497 से लेकर 1500 ईस्वी तक बाबर के पास में कोई राजगद्दी नहीं थी। अब जो ये 3 साल हैं, काफ़ी बड़े साल होते हैं 3, ये 3 साल हैं। इन 3 सालों के दरमियान बाबर राज सिंहासन से दूर रहा था। केवीएस एग्जाम 2017 में एक क्वेश्चन पुटअप किया गया था यहाँ से कि 1497 से लेकर 1500 ईस्वी के मध्य बाबर के पास में राज सिंहासन नहीं था। इस दरमियान बाबर ने अपना जो समय था वो कहाँ व्यतीत किया था, तो ये 3 साल का समय था बाबर के पास में, जो बाबर ने खोजुंदा की पहाड़ियों में व्यतीत किया। खोजुंदा की पहाड़ियों में व्यतीत किया। वापस रिपीट कर रहा हूं, केवीएस क्वेश्चन 2017 में केवीएस का क्वेश्चन था कि 1497 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी के मध्यस्थ बाबर के हाथ से जब समरकंद और फरगना दोनों चले गए थे, इस दरमियान बाबर ने अपना जो समय था वह कहाँ पर व्यतीत किया था, तो वो समय व्यतीत किया था खोजुंदा की पहाड़ियों में। आगे बढ़ते हैं। पंद्रह 1501 में बाबर समरकंद जीत लेता है, वापस समरकंद जीत लेता है। आफ्टर देन 1504 में बाबर काबुल को जीत लेता है। 1504 में बाबर ने काबुल को जीत लिया। अब यहाँ पर एक फैक्ट आप ध्यान रखना, जो उस समय काबुल था, इस काबुल का जो राजा था, काबुल का राजा था अब्दुल रज़ाक, तथा इस राजा का जो सेनापति था जिसका नाम था मीरान बेग। वापस रिपीट कर रहा हूँ, 1504 में बाबर के द्वारा काबुल विजय कर लिया जाता है, काबुल जीत लिया जाता है। उस समय बाबर, ये काबुल का जो राजा था वो अब्दुल रज़ाक था, तथा अब्दुल रज़ाक का जो सेनापति था मीरान बेग, इन दोनों को बाबर पराजित करके काबुल पर अपना अधिकार कर लेता। और कहा जाता है अधिकार करने के पश्चात इसी काबुल जगह पर बाबर के द्वारा शाहरुख नामक चांदी के
सिक्के चलाए गए। जीत के उपलक्ष्य में बाबर द्वारा काबुल में शाहरुख नामक चांदी के सिक्के चलाए गए। किसको पराजित किया था? मीरान बेग, जो कि सेनापति था अब्दुल रज़ाक का। आफ्टर देन अब देखना, पहले समरकंद जीता, फिर काबुल जीता। अब जहां पहले मैंने आपको बताया था कि बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, बाबर से पूर्व के जितने भी जो पीढ़ियां थी वो सारी मिर्जा की उपाधि लेते थे। कौन सी उपाधि लेते थे? मिर्जा की उपाधि। बाबर से पहले जो भी शासक हुए, जो भी जागीरदार हुए, वह मिर्जा की उपाधि लेते थे। समझना यहाँ पे हल्का सा। 1507 ईस्वी में बाबर के द्वारा मिर्जा की उपाधि त्याग दी जाती है। मिर्जा की उपाधि त्याग दी जाती है तथा इस मिर्जा की उपाधि के स्थान पर बाबर एक नई उपाधि लेता है जिसे कहा जाता है बादशाह या पादशाह की उपाधि। 1507 ईस्वी में बाबर अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा की उपाधि त्याग कर नई उपाधि लेता है, ग्रहण करता है बादशाह या पादशाह की उपाधि। यहाँ एक फैक्ट आप दिमाग में बिठा लेना कि एक फिल्म अभिनेता है जिसका नाम है शाहरुख खान और उसकी मूवी है बादशाह। काबुल को जीता तब तो शाहरुख की नामक चांदी के सिक्के चलाए थे। आफ्टर देन मिर्जा की उपाधि ड्रॉप करके, छोड़कर, त्याग कर बादशाह की उपाधि ग्रहण की थी। अब ध्यान रखना, अगर ऐसे याद नहीं होता आप ऐसे भी याद रखना, 1507 में बाबर के द्वारा अपने पूर्वजों का साथ छोड़ दिया गया। 1507 में बाबर द्वारा अपने पूर्वजों का साथ छोड़ दिया गया, मतलब पूर्वजों की जो उपाधि थी मिर्जा, उस उपाधि को ड्रॉप आउट कर दिया गया। आफ्टर देन मिर्जा की उपाधि त्याग कर बादशाह की उपाधि ले ली। अब धीरे धीरे बाबर अपने साम्राज्य में दिन प्रतिदिन विस्तार करता है और धीरे धीरे अब बाबर भारत की तरफ रुख करता है और भारत पर आक्रमण करने का प्रयास करता है। बाबर के भारत पर आक्रमण, बाबर के भारत पर आक्रमण समझना आप। बाबर का जो पहला आक्रमण होता है भारत पर वो होता है 1519 में। कब होता है? 1519 में। कहाँ होता है? भैरा व बाजोरा। बाबर के द्वारा भारत पर जो प्रथम आक्रमण किया जाता है वह 1519 में भैरा और बाजोरा पर किया जाता है। इस समय भैरा और बाजोरा पर किसी व्यक्ति विशेष का शासन नहीं था। इस समय यहाँ पर यूसुफ जई कबीले का शासन था। इस यूसुफ जई कबीले को पराजित करके बाबर इस भैरा और बाजोरा का विजित कर लेता है। आफ्टर देन बाबर का जो सेकंड अटैक होता है, द्वितीय आक्रमण होता है भारत पर, वह होता है 1519 में ही और यह आक्रमण होता है पेशावर पर। कहाँ होता है? पेशावर पर। आफ्टर देन जो थर्ड अटैक होता है बाबर का भारत पर वह होता है 1520 में, वापस भैरा और बाजोरा पर, वापस भैरा और बाजोरा पर। आफ्टर देन जो फोर्थ अटैक होता है बाबर का वह होता है 1524 में लाहौर पर। आफ्टर देन जो फिफ्थ अटैक होता है बाबर का वह होता है 1526 में, जिसमें लड़ाई लड़ी जाती है पानीपत का युद्ध। यह आक्रमण होता है बाबर का दिल्ली
एवं आगरा पर। आगरा के बारे में एक फैक्ट ध्यान रखना आप, सल्तनत काल के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं तो आगरा की जो स्थापना है वो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी द्वारा की जाती हैं तथा 1506 में राजधानी बनाई जाती है। सिकंदर लोदी द्वारा आगरा को भारत की राजधानी बनाई जाती है। ये अपन सल्तनत में पढ़ते हैं, लेकिन नाम आया आगरा, इससे एक्सप्लेन कर देता हूँ। पांचवा आक्रमण होता है बाबर का, वह पानीपत का युद्ध होता है, दिल्ली और आगरा पर होता है। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी द्वारा 1504 में की जाती है तथा 1506 में राजधानी बनाई जाती है। समझना आप, बाबर भारत में 1526 से लेकर 1530 तक शासन करता है, 4 वर्ष शासन करता है, 4 ही युद्ध लड़ता है। पांचवा आक्रमण मैंने बताया आपको। एक फैक्ट और ध्यान रखना, बाबर तैमूर का पांचवा वंशज तथा भारत पर बाबर का जो सफल आक्रमण था वह पांचवा आक्रमण पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जो दिल्ली और आगरा में होता है। अब देखना, जो 5th अटैक होता है उसमें पानीपत का प्रथम युद्ध, ध्यान रखना पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध, यह युद्ध होता है बाबर तथा दिल्ली में उस समय शासन था इब्राहिम लोदी का। कौन सा लोदी? इब्राहिम लोदी। जैसे कि अपन सल्तनत काल पढ़ते हैं तो सल्तनत काल के अंतर्गत गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, 5वां वंश होता है। 5वें वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इन दोनों के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। युद्ध की तिथि होती है 21 अप्रैल 1526। कहा जाता है कि बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी तथा दौलत खां लोदी द्वारा इनवाइट किया जाता है भारत पर आक्रमण करने के लिए। यहाँ तक बाबर महाराणा सांगा पर भी आरोप लगाता है कि महाराणा सांगा ने भी निमंत्रण दिया था, लेकिन युद्ध के मैदान में राणा सांगा ने बाबर का सहयोग नहीं किया। अब देखना, इस युद्ध के अंतर्गत क्या होता है कि इस युद्ध में जो विनिंग पावर होता है, जो जीत होती है, वो बाबर की होती है। अब बाबर की जीत के रीजन क्या क्या थे समझना। बाबर ने इस युद्ध में तुलगुमा युद्ध पद्धति का यूज किया था। अब देखना, ये तुलगुमा युद्ध पद्धति क्या होती है। तुलगुमा युद्ध पद्धति के अंतर्गत युद्ध के मैदान में तोपखाने का प्रयोग किया जाता है। आफ्टर देन इस युद्ध में तुलगुमा युद्ध पद्धति के साथ साथ इसने एक युद्ध के मैदान में तोपों को सजाने की विधि, उस्मानी विधि या फिर रूमी विधि, दोनों एक ही विधि का नाम है। इस विधि के अंतर्गत तोपें सजाई जाती है, इसका भी यूज किया था। अब देखना, जो ये तुलगुमा युद्ध पद्धति है, अब ये एक IAFS के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन था, बाबर के द्वारा तुलगुमा युद्ध पद्धति किन के द्वारा सीखी गई? तो बाबर के द्वारा जो तुलगुमा युद्ध पद्धति है वह उज़्बेकों के द्वारा पूछी गई, उज़्बेकों द्वारा सीखी गई। मतलब कि तुलगुमा युद्ध पद्धति बाबर ने उज़्बेकों से सीखी थी। आफ्टर देन कहा जाता है कि जो बंदूक चलाना बाबर ने
ईरानियों से सीखा था। आफ्टर देन घुड़सवारी करना, घुड़सवारी करना बाबर ने तुर्कों से सीखा था। ध्यान रखना, एक कूट में क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में कौन सी चीज़ बाबर ने किससे सीखी, तो ध्यान रखना तुलगमा युद्ध पद्धति बाबर ने उज्बेकों से सीखी थी। आफ्टर देन बंदूक चलाने की जो विधि है वह उसने ईरानियों से सीखी थी। आफ्टर देन घुड़सवारी करने की जो विधि है उसने घुड़सवारी कैसे की जाती है तुर्कों से सीखी थी। इस पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय हो जाती है। विजय की रीजन ये थे, अब पानीपत की प्रथम युद्ध के पश्चात भारत में किसका शासन होगा या किसका नहीं होगा यह तो तय हो गया था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा शासक था जिसकी युद्ध के मैदान में मृत्यु हुई थी। इस इब्राहिम लोदी के साथ साथ में आईएल इब्राहिम लोदी की युद्ध के मैदान में मृत्यु, युद्ध के मैदान में मृत्यु प्लस कहा जाता है इस इब्राहिम लोदी आईएल के साथ में एक ग्वालियर नरेश था, ग्वालियर नरेश था जिसका नाम था विक्रमजीत। इस विक्रमजीत की भी मौत इसी युद्ध में हो जाती है। आगे अपन पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में, तो हुमायूं के पास में कोई नहीं रहेगा, ये इसी विक्रमजीत के वंश द्वारा पहुंचाया जाएगा। वापस रिपीट कर रहा हूँ, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा जाता है। यह युद्ध बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्यस्थ होता है। इस युद्ध में बाबर की विजय होती है। बाबर की विजय होने के प्रमुख कारणों में प्रमुख कारण आता है तुलगमा युद्ध पद्धति। तुलगमा युद्ध पद्धति के अंतर्गत युद्ध के मैदान में तोपखाने का प्रयोग किया जाता है और इसी युद्ध के मैदान में बाबर ने उस्मानी विधि या रूमी विधि से तोपें भी सजाई थी। यह भी एक विधि बाबर ने उज्बेकों से सीखी थी। तुलगमा युद्ध पद्धति उज्बेकों के द्वारा सीखी गई थी। आफ्टर देन बाबर ने बंदूक चलाना ईरानियों से सीखा था, घुड़सवारी करना तुर्कों से सीखा था और इब्राहिम लोदी की इस युद्ध के मैदान में पानीपत के प्रथम युद्ध में ही मृत्यु हो जाती है, युद्ध मैदान में, तथा ग्वालियर नरेश विक्रमजीत की भी मृत्यु हो जाती है। पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात भारत में सल्तनत काल की समाप्ति हो जाती है और एक नया काल आता है जिसे भारतीय इतिहास में मुगल काल कहा जाता है। मुगल शब्द होता है वो मंगोल का अपभ्रंश शब्द होता है। अब बाबर का जो नेक्स्ट आता है, बाबर का जो अगला युद्ध आता है वह आता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को लड़ा जाता है। इस युद्ध में एक तरफ था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और दूसरी तरफ था मेवाड़ नरेश महाराणा सांगा। एक फैक्ट मिलता है, बाबर ने अपनी पुस्तक लिखी एक तुजुके बाबरी जिसे अपन बाबरनामा भी कहते हैं। उस पुस्तक में बाबर स्वयं जिक्र करता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में मेवाड़ नरेश महाराणा सांगा द्वारा उनको निमंत्रण दिया गया, लेकिन महाराणा सांगा द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की सहायता नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप बाबर के द्वारा मेवाड़ नरेश महाराणा सांगा पर आक्रमण किया जाता है। ये आक्रमण होता है 17 मार्च 1527 में। अब देखना ये खानवा कहाँ स्थित है। खानवा रूपवास तहसील भरतपुर में स्थित है। रूपवास तहसील भरतपुर में स्थित है खानवा। 17 मार्च 1527 बाबर वर्सेस राणा सांगा। इस युद्ध में जो विनिंग पावर होता है, जो जीत होती है, वह बाबर की होती है। कुछ फैक्ट समझना आप। इससे पूर्व एक युद्ध होता है बयाना का युद्ध। उस बयाना के युद्ध में महाराणा सांगा द्वारा बाबर को पराजित कर दिया जाता है, लेकिन महाराणा सांगा बाबर को बहुत लाइटली लेता है, वापस अटैक नहीं करता है, उस युद्ध का कुछ तवज्जो नहीं देता है। आफ्टर देन बाबर द्वारा वापस अटैक करके महाराणा सांगा को पराजित कर दिया जाता है। विनिंग पावर होता है बाबर का। अब देखना उस समय महाराणा सांगा था, महाराणा सांगा उस समय काफ़ी बड़े योद्धा थे। इनके योद्धा की पहचान बाबर के सैनिकों को भली भांति थी। बाबर के सैनिक महाराणा सांगा के मध्यस्थ
युद्ध करने से मना कर दिया था, बट बाबर ने युद्ध से पूर्व अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बाबर ने स्वयं कहा था कि इस युद्ध से पूर्व बाबर ने एक कसम खाई थी, मैं शराब मदिरा सेवन नहीं करूंगा तथा मुस्लिम व्यापारियों से लिया जाने वाला तमगा कर। देखना, जो विनिंग पावर बाबर के पास है ना, इस विनिंग पावर के क्या क्या रीजन है, क्यों आई बाबर के पास में, तो सबसे बड़ा कारण है इसका तमगा कर। कैसा कर? तमगा कर। तमगा कर है वह एक प्रकार का व्यापारिक कर है जो कि मुस्लिम व्यापारियों से लिया जाता था। किसके लिया जाता था? जो कि मुस्लिम व्यापारियों से लिया जाता था। इस युद्ध से पूर्व की घोषणा है बाबर के द्वारा। आफ्टर देन जो सेकेंड डिक्लेरेशन होती है वह कभी भी शराब नहीं पीने की, शराब नहीं पीने की कसम खाई जाती है बाबर के द्वारा। वापस रिपीट कर रहा हूँ, खानवा युद्ध से पूर्व बाबर द्वारा अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए मुस्लिम व्यापारियों से लिया जाने वाला तमगा कर बाबर द्वारा माफ कर दिया जाता है तथा बाबर द्वारा कभी भी शराब नहीं पीने की कसम खाई जाती है। तत्पश्चात इनके सैनिकों में नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति आती है, नए जोश के साथ युद्ध के मैदान में महाराणा सांगा से लड़ते हैं। इधर महाराणा सांगा की तरफ से कहीं मारवाड़ नरेश, जिसे अपन राजस्थान के इतिहास में काफ़ी डीपली पढ़ेंगे खानवा के युद्ध में, यहाँ बस यही ध्यान रखना। प्लस बाबर की जीतने का एक मेजर कारण था कि बाबर ने जो ये खानवा का युद्ध था, इस युद्ध को जिहाद युद्ध की संज्ञा दी थी। कौन से युद्ध की? जिहाद युद्ध की संज्ञा दी थी। अब जिहाद क्या होता है? जिहाद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है धर्म युद्ध। कैसा युद्ध? धर्म युद्ध। बाबर ने जिहाद युद्ध की संज्ञा दी थी खानवा के युद्ध को। जिहाद का शाब्दिक अर्थ होता है धर्म युद्ध। जब बाबर इस खानवा के युद्ध को जीत लेता है, जीतने के पश्चात बाबर एक उपाधि लेता है जिसे कहा जाता है गाजी की उपाधि। कैसी उपाधि? गाजी की उपाधि। और इस गाजी का शाब्दिक अर्थ होता है धर्म योद्धा। कैसा योद्धा? धर्म योद्धा। ध्यान रखना, खानवा के युद्ध में को बाबर द्वारा जिहाद का युद्ध घोषित किया जाता है तथा युद्ध विजय के पश्चात बाबर द्वारा गाजी की उपाधि ली जाती है जिसे कहा जाता है धर्म योद्धा या धार्मिक योद्धा। एक कंसेप्ट यहाँ पे और क्लियर रखना, जो बैटल ऑफ पानीपत था, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, उस युद्ध में बाबर द्वारा एक उपाधि ली जाती है। उस उपाधि को कहा जाता है एक उपाधि ली जाती है, उस उपाधि को कहा जाता है कलंदर की उपाधि। कलंदर का शाब्दिक अर्थ होता है उदारता। रिपीट कर रहा हूं मैं एक वापस। पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात बाबर द्वारा प्रत्येक काबुल वासियों को एक सोने का सिक्के बांटे जाते हैं और कमिटमेंट किया जाता है कि अब हमें काबुल की गरीबी नहीं चाहिए। तत्पश्चात बाबर के अमीरों द्वारा बाबर को कलंदर की उपाधि दी जाती है। कौन सी उपाधि दी जाती है? कलंदर की उपाधि। कौन से युद्ध के पश्चात? पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात। आफ्टर देन खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर को उपाधि दी जाती है गाजी की उपाधि। ये खुद ही लेता है गाजी की उपाधि, किसी के द्वारा दी नहीं जाती है। खानवा युद्ध के पश्चात बाबर गाजी की उपाधि लेता है, अर्थात धार्मिक योद्धा की उपाधि लेता है। कभी शराब नहीं पीने की कसम खाता है, जिहाद का युद्ध घोषित करता है, तमगा कर नहीं लेता है। कहा जाता है इस समय महाराणा सांगा की तरफ से ईडन नरेश भी लड़ रहे थे, पृथ्वीराज मान सिंह ये भी लड़ रहे थे, ईडन नरेश भी लड़ रहे थे, महाराणा सांगा की तरफ महमूद लोधी भी लड़ रहे थे, बट हार हो जाती है महाराणा सांगा की। आफ्टर देन बाबर का नेक्स्ट युद्ध आता है, वह आता है चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध होता है, वह होता है 28 जनवरी
1528 को। चंदेरी का युद्ध होता है बाबर तथा मेदिनी राय के मध्य। बाबर तथा मेदिनी राय के मध्य। इस युद्ध में जो विनिंग पावर होता है, जो जीत होती है, वह बाबर की होती है। बाबर इस युद्ध में विजित होता है। एक क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी प्री एग्जाम के अंतर्गत कूट में। वह क्वेश्चन ये था कि किस युद्ध के दरमियान शेरशाह सूरी द्वारा बाबर का युद्ध मैदान में सहयोग किया गया था। तो ध्यान रखना, इसका एक फैक्ट ध्यान रखना आप, शेरशाह सूरी बाबर की तरफ से लड़ रहा था। आफ्टर देन नेक्स्ट फैक्ट इसका और ध्यान रखना आप कि बाबर द्वारा मेदिनी राय को परास्त करने के पश्चात मेदिनी राय की जो बेटियां थी, उन बेटियों की शादी मेदिनी राय की बेटियों की शादी हुमायूं तथा कामरान के साथ कर दी जाती है। ये दो फैक्ट आप ध्यान रखना। चंदेरी का युद्ध बाबर का तीसरा युद्ध, पहला पानीपत का, दूसरा खानवा का, तीसरा चंदेरी का। 28 जनवरी 1528 बाबर वर्सेस मेदिनी राय, विनिंग पावर बाबर। और खास बात इस युद्ध की, शेरशाह सूरी बाबर की तरफ से इस युद्ध के मैदान में लड़ रहा था। आफ्टर द मेदिनी राय की बेटियां जीतने के पश्चात मेदिनी राय की बेटियों की शादी बाबर द्वारा हुमायूं तथा कामरान के साथ कर दी जाती है। यह था बाबर का तीसरा युद्ध। आफ्टर देन अंतिम युद्ध आता है बाबर का, वह आता है आपके घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध होता है 6 मई 1529, 6 मई 1529 में घाघरा का युद्ध होता है। इस युद्ध के अंतर्गत एक तरफ होती हैं बाबर की सेनाएं, बाबर वर्सेस महमूद लोदी के मध्यस्थ ये युद्ध होता है। इस युद्ध में जो विनिंग पावर होता है वह बाबर के पास होता है। इस युद्ध का आपको कोई सा भी फैक्ट याद नहीं रखना। अब वापस कंसंट्रेट रहना। बाबर भारत में लगभग 1526 से लेकर 1530 वर्ष तक 4 वर्षों तक शासन करता है और 4 ही युद्ध लड़ता है। पहला युद्ध पानीपत का, दूसरा खानवा का, तीसरा चंदेरी का और चौथा घाघरा का। इन चारों युद्धों में जो विनिंग पावर होता है वह होता है बाबर का। पानीपत के युद्ध की खास बात, पानीपत के युद्ध के पश्चात बाबर कलंदर की उपाधि लेता है। अमीरों के द्वारा कलंदर की उपाधि दी जाती है। कलंदर का शाब्दिक अर्थ होता है उदारता। चांदी के सिक्के डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसके फलस्वरूप खानवा के युद्ध में गाजी और जिहाद ध्यान रखना। आफ्टर देन चंदेरी के युद्ध में ध्यान रखना शेरशाह सूरी प्लस मेदिनी राय की 2 बेटों की शादी हुमायूं तथा कामरान के साथ। आफ्टर देन घाघरा के युद्ध के बारे में आपको बस हल्का सा फैक्ट ध्यान रखना, महमूद लोदी के मध्यस्थ लड़ा जाता है और विनिंग पावर होता है बाबर के साथ में। 4 वर्ष शासन करता है, 4 ही युद्ध बाबर के द्वारा लड़े जाते हैं। आफ्टर देन बाबर की डेथ होती है, वो होती है 26 दिसंबर। काफ़ी फेवरेट डेट है, किसी का बर्थ हुआ था इसी दिन 26 दिसंबर 1530। कहीं पुस्तकों में ये डेट आपको 27 भी मिलेगी, लेकिन वो गलत है, ध्यान रखना। एग्जैक्ट डेट है वो 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु, डेथ
हो जाती है, बाबर बेचारा मर जाता है। अब देखना समझना, आप हल्का सा इफेक्ट निकल कर आ रहा है यहाँ पर कि बाबर एक पुस्तक लिखता है जिसे तुजुक-ए बाबरी या बाबरनामा कहा जाता है। यह पुस्तक तुर्की भाषा में लिखी जाती है। बाबर से पूर्व भारत में जो भी शासक हुए थे वो सभी फारसी भाषा में लेखन कार्य किया करते थे। बाबर की एकमात्र पुस्तक थी बाबरनामा, जिसे तुजुक-ए बाबरी कहते हैं तुर्की भाषा में। उसी पुस्तक में बाबर लिखता है कि मुझे मेरी मृत्यु के पश्चात काबुल में दफनाया जाए, क्योंकि उस समय भारत की जो राजधानी थी दिल्ली और आगरा थी। बाबर की मृत्यु जब 26 दिसंबर 1530 को होती है तो इसको दफनाया जाता है सबसे पहले आगरा में। कहाँ पर? आगरा में बाबर को दफनाया जाता है। आफ्टर देन तुजुक-ए बाबरी का अध्ययन किया जाता है। तत्पश्चात निष्कर्ष निकल के आता है कि इसको काबुल दफनाया जाए। हालांकि ये एक पचने वाली बात नहीं है कि मरने के पश्चात कैसे क्या उसके हड्डियाँ बोन्स निकाल के कैसे काबुल लेके गए, लेकिन आप एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना, इतिहास है, इतिहास में आप यही ध्यान रखना, हाउ टू क्रैक एग्जाम। कहीं गलतियाँ हैं इतिहास में जो आज दिन तक उनका सॉल्यूशन नहीं हुआ है, तो आप उन गलतियों में फंसे नहीं, उनको थोड़ा बायकाट करें और हल्का सा हाउ टू क्रैक एग्जाम जैसी साइड को दिमाग में रखें। हालांकि कहीं पुस्तकों में ये उल्लेख भी मिला है हमें कि बाबर की मृत्यु के पश्चात बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया, आफ्टर देन काबुल में दफनाया गया। अब एक कंसेप्ट ध्यान रखना, बाबर था जो भारत का आका था। क्या था? बाबर था वह भारत का आका था, अर्थात बाबर का जो मकबरा है वह आगरा और काबुल दोनों जगह बाबर के मकबरे हैं। क्या है? मकबरे। आगरा और काबुल दोनों जगह बाबर के मकबरे हैं। प्लस एक फैक्ट आप यहाँ पर ध्यान रखना कि बाबर की एक बेटी थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हुमायूं नामा। क्या नाम था? हुमायूं नामा। इस पुस्तक के अंतर्गत गुलबदन बेगम लिखती हैं कि बाबर को इब्राहिम लोदी की माँ द्वारा जहर देकर बाबर को मरवाया गया था। वापस रिपीट कर रहा हूँ, गुलबदन बेगम की पुस्तक हुमायूं नामा में हमें वर्णन मिलता है कि इब्राहिम लोदी आयल यानी इब्राहिम लोदी की माँ द्वारा जहर देकर बाबर की मृत्यु हुई है, या कंसेप्ट देती है कि ऐसे बाबर की मृत्यु हुई है। इस कंसेप्ट को भी आप ध्यान रखना। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु होती है। पहले इसे आगरा में दफनाया जाता है, आफ्टर देन इसको काबुल में दफनाया जाता है। बाबर था जो भारत का आका था, अर्थात बाबर के जो मकबरे हैं आगरा और काबुल दोनों जगह हैं। आफ्टर देन गुलबदन बेगम हुमायूं नामा में लिखती हैं कि बाबर की मृत्यु का कारण इब्राहिम लोदी की माँ के द्वारा जहर दिया जाता है। अब एक कंसेप्ट और आप ध्यान रखना कि इतिहास अध्ययन से हमें ये स्पष्ट होता है कि जैसे कोई भी राज परिवार हुआ, जैसे बाबर से पहले सल्तनत चल रही थी, दिल्ली सल्तनत चल रही थी, लोधी राजवंश शासन कर रहा था, तो जो भी राजवंश प्रीवियस में जो शासन करके गए हैं उनके जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको राजमहलों से बाहर नहीं निकाला जाता है, उनको वहीं रखा जाता है, जिसके फलस्वरूप यह भी फैक्ट काफ़ी इफेक्टिव होता है। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत हैं। एक बार केवीएस एग्जाम में पूछा गया था कि किस पुस्तक में हमें यह उल्लेख मिलता है कि बाबर को इब्राहिम लोदी की माँ के द्वारा जहर देकर मरवाया गया था, तो ये हुमायूं नामा में हमें ये वर्णन मिलता है। अब आगे चलते हैं अपन। एक फैक्ट आता है, बाबर ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है तुजुक-ए बाबरी। तुजुक-ए बाबरी। इस तुजुक-ए बाबरी पुस्तक को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसे कहा जाता है बाबर नामा। यह पुस्तक लिखी जाती है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के द्वारा। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। कंसेप्ट समझना आप। इनसे पहले जो भी शासक हुए थे लोधी डायनेस्टी से बिलोंग करने वाले, उन सभी शासकों के जो राजकीय भाषा हुआ करती थी वो फारसी हुआ करती थी। बाबर एक आक्रांत था, बाहरी आक्रांत था, जिसके फलस्वरूप जो इसकी भाषा है, इस पुस्तक की जो भाषा, जो मूल भाषा है वह तुर्की भाषा है। कौन सी भाषा है? तुर्की भाषा में।
जो मूल भाषा है वो तुर्की भाषा है, क्योंकि बाबर डेली अपनी दिनचर्या की रोजाना डायरी लिखता था, उसी डायरी का कुछ अंश है ये बाबरनामा या तुजुके बाबरी, जो मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखी गई है। आफ्टर देन इस तुजुके बाबरी का अलग अलग भाषाओं में समय समय अनुसार अलग अलग इतिहासकारों द्वारा ट्रांसलेट किया गया, जिसमें सबसे पहले आता है फारसी भाषा में ट्रांसलेट। फारसी भाषा में ट्रांसलेट करने वाले प्रमुख हैं जैतुद्दीन ख्वाजा। आफ्टर देन सेकंड पर्सन है पाइंदा खां। थर्ड पर्सन है अब्दुल रहीम खाना। इन 3 व्यक्तियों के द्वारा फारसी भाषा में, कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में इस तुजुके बाबरी का ट्रांसलेट किया जाता है। आफ्टर देन इसी तुजुके बाबरी का अंग्रेजी भाषा में भी ट्रांसलेट किया जाता है। अंग्रेजी भाषा के ट्रांसलेटर भी 3 हैं, ध्यान रखना। पहला ट्रांसलेटर है लिडेन, प्रोफेसर लिडेन। सेकंड है अर्स्क्रीज और थर्ड है बेवरीज। इन 3 व्यक्तियों के द्वारा बाबर की पुस्तक तुजुके बाबरी का अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेशन किया जाता है। आफ्टर देन इसी तुजुके बाबरी का एक अन्य भाषा में फ्रेंच भाषा में भी ट्रांसलेशन किया जाता है। फ्रेंच भाषा में जो ट्रांसलेटर हैं उनका नाम है पावेल द कार्टले। इनके द्वारा बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी का फ्रेंच भाषा में अर्थात फ्रांसीसी की भाषा में पावेल द कार्टले के द्वारा ट्रांसलेट किया जाता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, बाबर ने की आत्मकथा का नाम है तुजुके बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है। यह मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखी गई है। समय समय पर इस पुस्तक के अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हुए हैं, जिसमें पहला अनुवाद फारसी भाषा में हुआ है जैतुद्दीन ख्वाजा के द्वारा। आफ्टर देन पाइंदा खां, आफ्टर देन अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना ने आपको आगे अपन पढ़ेंगे, अकबर के समय एक अनुवाद विभाग का गठन करता है अकबर। उस समय अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा इस बाबरनामा का ट्रांसलेट किया जाता है। आफ्टर देन अंग्रेजी भाषा में लिडेन, अर्स्क्रीज और बेवरीज के द्वारा ट्रांसलेट किया जाता है, और फ्रेंच भाषा में पावेल द कार्टले के द्वारा ट्रांसलेट किया जाता है। अब देखना इस तुजुके बाबरी के अंतर्गत बाबर क्या क्या मेन वर्णन करता है। तो सबसे पहले दो हिंदू राजाओं का उल्लेख करता है। 2 हिंदू राजा कौन कौन से हैं? तुजुके बाबरी की जो उल्लेख मिलता है उसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। 2 हिंदू राजाओं में पहला था मेवाड़ नरेश महाराणा सांगा। आफ्टर देन सेकंड था मेवाड़ नरेश महाराणा सांगा। सेकंड था कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय उस समय दक्षिणी भारत के विजयनगर साम्राज्य से बिलोंग करते थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा की जाती है। इन 2 हिंदू राजाओं का उल्लेख बाबर के द्वारा अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में किया जाता है, प्लस बाबर के द्वारा भारत में मुस्लिम राज्यों का उल्लेख भी मिलता है। मुस्लिम शासकों में सबसे पहला था दिल्ली का, 5 मुस्लिम राज्यों का उल्लेख भी करता है। सेकंड था बहमनी का, थर्ड था बंगाल का,
फोर्थ था गुजरात का, और फिफ्थ था आगरा। हालांकि आगरा और दिल्ली इक्वली है। इन्हें प्रमुख मुस्लिम शासकों का या मुस्लिम राज्यों का उल्लेख करता है बाबर अपनी पुस्तक आत्मकथा तुजुक बाबरी में। 2 हिंदू राजाओं महाराणा सांगा मेवाड़ नरेश, आफ्टर देन कृष्णदेवराय विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर बुक्का के द्वारा। आफ्टर देन ये प्रमुख मुस्लिम राज्यों का उल्लेख भी इस पुस्तक में करता है। ये थी बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अब कुछ अपन सेव्ड देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ और हैं बाबर के बारे में। मुबैयान क्या है क्या नहीं है एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। मुबैयान, बाबर रोजाना डायरी लिखता था। उस डायरी में जो कुछ कविता भी लिखता है, कुछ गद्य लिखता है, कुछ पद्य भी लिखता है। जो पद्य लिखने की प्रोज पोइट्री वाली बात है, बाबर की पद्य लिखने की, कविता लिखने की जो शैली थी उसे मुबैयान कहा जाता है। कौन सा यान कहा जाता है? मुबैयान। आफ्टर देन दीवान, बाबर की कविताओं का कलेक्शन था। जो बाबर की कविताओं का कलेक्शन था उसे क्या कहा जाता है? दीवान कहा जाता है। कविता लिखने की शैली तो है मुबैयान, लेकिन कविताओं का जो कलेक्शन है उसे कहा जाता है दीवान। एक फैक्ट ध्यान रखना, आप डायरेक्टली कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन डायरेक्टली आया है, जागीर प्रथा। कौन सी प्रथा? जागीर प्रथा का प्रचलन बाबर ने करवाया था। जागीर प्रदान करने की प्रथा अकबर ने शुरू की थी, लेकिन अल्तमा जागीर का संबंध जहांगीर से। एक तो आप इस शब्द को ध्यान रखना, एक इस शासक को ध्यान रखना और एक इस शासक को ध्यान रखना। तीनों का जागीर प्रथा से लेकर अलग अलग काम है। बाबर तो जागीर प्रथा का प्रचलन करवाता है, स्टार्ट करवाता है। जागीर प्रदान करने की जो प्रथा थी वह स्टार्ट मतलब बाबर के समय इतनी वर्चस्व नहीं था, इतना ज़्यादा फैली नहीं थी, लेकिन अकबर के समय बहुत ज़्यादा फैली थी। ऐसा कहा जाता है इसने शुरू भी की थी। प्रचलन बाबर के समय हो गया था कि जागीर प्रथा भी होना चाहिए। प्रचलन बाबर के समय होता है, लेकिन शुरू अकबर के शासन काल में होती है। और अल्तमा जागीर का संबंध किससे है? जहांगीर से। मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में अकबर और जहांगीर पढ़ूंगा, तब इन चीज़ों का जागीरों की प्रथा के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। आफ्टर देन बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी संत ख्वाजा अब्दुल्ला अहगर। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, नवोदय विद्यालय का एक एग्जाम हुआ था पीजीटी, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित सूफी संतों में से कोई बाबर किस सूफी संत का अनुयायी था? नाम ध्यान रखना, ख्वाजा अब्दुल्ला अहगर। इनका बाबर क्या था? अनुयायी था। आफ्टर देन एक इलियट हुआ है इतिहास का, इसने बाबर की तुलना हेनरी चतुर्थ से भी की है। इलियट के द्वारा बाबर की जो तुलना है वह हेनरी चतुर्थ से भी की जाती है। एक शब्द आता है गज ए बावरी तथा एक आता है खत ए बावरी। गज ए बावरी, बाबर ने सड़कों के माप के लिए गज ए बावरी का प्रयोग किया था। आफ्टर देन बाबर ने काबुल में, खत ए बावरी में क्या होता है कि जो लिपि थी एक, बाबर ने खत ए बावरी नामक लिपि का आविष्कार किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि खत ए बावरी क्या है, तो ध्यान रखना खत ए बावरी एक लिपि है तथा गज ए बावरी, बाबर ने सड़कों के माप के लिए गज ए बावरी का प्रयोग किया था। बाबर ने काबुल में शाहरुखी सिक्का, मैंने पढ़ाया था आपको, जब बाबर 1497 के आसपास अटैक, जब बाबर काबुल पर आक्रमण करता है, काबुल को 1504 में विजिट करता है, तब शाहरुख की सिक्का चलाता है। आफ्टर देन शाहरुख खान की मूवी का नाम बादशाह, और आफ्टर देन 1504 में तो सिक्का चलाया शाहरुख खान के नाम पर। आफ्टर देन शाहरुख खान की मूवी 1507 में पूर्वजों का साथ छोड़ा। 1507 में बाबर ने बादशाह की उपाधि ली, मिर्जा की उपाधि त्याग कर। बाबर ने काबुल में शाहरुखी सिक्का तथा कंधार में बाबर ने बाबरी सिक्का, कौन सा सिक्का? बाबरी सिक्का चलाया था। संभवतः कुषाणों के बाद बाबर पहला शासक था जिसने काबुल तथा कंधार को पूर्ण नियंत्रण में लिया था। जैसे कजल कड़ फिशेज पढ़ते हैं, वीम कड़ फिशेज पढ़ते हैं, इनके नियंत्रण में काफ़ी अच्छा था। आफ्टर देन बाबर ने उनको इन क्षेत्रों को, कंधार वाले को ज़्यादा अपने एरिया में लिया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं बाबर से संबंधित जिनको आप एग्जाम के लिहाजे से ध्यान रखना। आफ्टर देन अलग अलग इतिहासकार बाबर के बारे में अलग अलग विचार देते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख विचार काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्मिथ का आता है।
स्मिथ बाबर के बारे में कहते हैं, बाबर अपने युग के ऐसे ही शासकों में सबसे अधिक प्रतिभाशाली, किसी देश तथा काल के सम्राटों में उच्च पद पर पाने के योग्य था। यह कमिटमेंट है स्मिथ के। आफ्टर देन रसब्रुक के द्वारा कहा जाता है, रसब्रुक ने एक व्यक्ति के रूप में बाबर की भूरी भूरी प्रशंसा की है। रसब्रुक ने एक व्यक्ति के रूप में बाबर की भूरी भूरी प्रशंसा की। आफ्टर देन इलियट, अभी प्रीवियस पेज में इलियट के बारे में मैंने आपको बताया था। इलियट ने बाबर की तुलना हेनरी फोर्ड से की है, प्लस एक कमिटमेंट भी करता है, प्रसन्नचित्त, वीर, महानतम, विचारशील तथा निष्पक्ष व्यक्तित्व के कारण यदि बाबर का पालन पोषण एक प्रशिक्षण इंग्लैंड में हुआ होता तो वह अवश्य हेनरी चतुर्थ था। ये पूरा कमिटमेंट है इसका, इलियट का। डायरेक्ट ऐसे ही पूछा गया है कि किस इतिहासकार ने बाबर की तुलना हेनरी चतुर्थ से की है। ये कमिटमेंट आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये एक भूरी भूरी प्रशंसा वाला है ना, ये यूजीसी नेट में कई बार पूछा गया है, कूट में पूछा गया कई बार, ध्यान रखना। आफ्टर देन थर्ड स्लाइड के अंतर्गत अपन प्रमुख जो मुगल काल के शासक हुए हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। सबसे पहले बाबर का जो कालक्रम है 1526 से 1530 एडी, एक एडी और बीसी, इन दोनों में कंफ्यूजन दूर कर लेना। एडी का अर्थ होता है एना डोमेनी, बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट। एना डोमेनी ईसा बाद, बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व, मतलब कि ईसा के जन्म से पहले की घटना है या बाद की घटना है। बाबर का 4 वर्ष तक शासन करता है 1526 से 1530। आफ्टर देन इन प्रमुख शासकों के पूरे नाम आप ध्यान रख लेना। अभी यूजीसी नेट का जो दिसंबर का एग्जाम हुआ था 2018 वाला, उसमें अलाउद्दीन खिलजी के नाम को लेकर एक डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हुआ है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनका लेवल स्तर बढ़ता जा रहा है। उस स्तर से आप ध्यान रखना, कई बार एग्जामिनर को क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो डायरेक्टली सीक्वेंस पूछ लेता है, वो क्रम पूछ लेता है, निम्नलिखित मुगल शासकों में कौन सा क्रम सही है, तो क्रम ध्यान रखना। क्रम की दृष्टि से सबसे पहला मुगल काल का शासक बाबर आता है, बाबर के पश्चात हुमायूं आता है, हुमायूं के पश्चात अकबर, अकबर के पश्चात जहांगीर, जहांगीर के पश्चात औरंगजेब, शाहजहां, शाहजहां के पश्चात औरंगजेब। अब यहाँ तक के जो शासक हैं ये तो प्रमुख मुगल शासक होते हैं, तथा इनके बाद में जो ये शासक आते हैं इन्हें कहा जाता है उत्तर मुगल कालीन शासक, उत्तर मुगल कालीन शासक, जिसमें यह क्रम कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ये वाला। और इस शब्द को, इस क्रम को आगे आप इस शब्द से ध्यान रखना, मां साहब, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम, अकबर सेकंड और बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। यह प्रमुख क्रम ध्यान रखना, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में जो शासक हुए हैं उनका क्रम पूछ लिया जाता है। ये थी आज अपने बाबर की प्रमुख जानकारियाँ, बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। उम्मीद करता हूँ अल्प समय में बाबर से संबंधित दिए गए ज्ञान से आप काफ़ी संतुष्ट होंगे। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर उस कन्फ्यूज़न को नोट डाउन करें आप, और उसका वो जवाब बहुत जल्द मैं दूंगा। लॉट ऑफ थैंक्स आपको सुनने के लिए, धन्यवाद।